पाठ्यक्रम MHD 4 नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंधा युग नाटक, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, उस पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत का विषय होगा अंधा युग का आधुनिक संदर्भ। तो इस तरह से हम इस नाटक के आधुनिक संदर्भ के बारे में बातचीत करेंगे। अंधा युग के बारे में आपने और भी वीडियो कार्यक्रम देखे होंगे। आप यह अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अंधा युग नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। महाभारत युद्ध जो 18 दिन लड़ा गया था, उसके 17वें दिन और 18वें दिन की कथा इसमें इस्तेमाल की गई है। उसके कुछ प्रसंगों को लिया गया है और उन प्रसंगों के माध्यम से इस गीति नाट्य की रचना की गई है। आज के समय में यह नाटक 1954 में लिखा गया था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, और उससे पहले 1945 में दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका था। यानी कि जो नाटक आज लिखा गया है, आज के समय में लिखा गया है, समकालीन है। चाहे उसकी कथा मिथकीय ही क्यों न हो, उसका संदर्भ जो है वो आज का ही होगा, वह आधुनिक होगा। उस कथा के पीछे का जो सत्य है, वो सत्य, या उसके पीछे के जो मकसद है, वो मकसद आधुनिक होगा। उस मकसद को हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा। तो इस नाटक के बारे में हम जब विचार करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये नाटक महाभारत की कथा कहने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि यह महाभारत की कथा के माध्यम से आधुनिक युग की कथा कहने की कोशिश की गई है। यह आधुनिक युग की कथा का संदर्भ क्या है, आज का विषय यही है। इस विषय पर आने से पहले मैं इस नाटक के 2 अंश आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, जिससे कि आप इस आधुनिक संदर्भ को समझने में मदद मिलेगी। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। इसी तरह से एक और अंश मैं आपको सुनाता हूँ। ये पहला वाला अंश जो है वो पहले अंक के शुरू में है, कथा गायन के रूप में, उसका एक अंश है। ये दूसरा जो अंश मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ, यह भी पहले अंक से है, और इसमें प्रहरी दो प्रहरी भी हैं इस नाटक में। उसमें से एक प्रहरी, यानी प्रहरी संख्या 2 जो है, उसका कथन है। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती, किसे फिरी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। तो ये 2 अंश मैंने आपको शुरू में सुनाए हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों अंशों को प्रस्तुत किया गया है महाभारत के संदर्भ में। लेकिन अगर विचार करें तो ये जो संदर्भ है, ये महाभारत से ज़्यादा समकालीन संदर्भ है। युद्ध जो है उसके बारे में कहा गया, और ये एक सामान्यीकृत कथन है कि युद्ध जो है उसमें
एक पक्ष की जीत होती है, दूसरे पक्ष की हार होती है। जैसे कि कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो कौरव हार गए, पांडव जीत गए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है? या वहाँ पर मूल्यों की दृष्टि से देखें तो दोनों तरफ से हार होती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों पक्षों को ही खोना है। और उसके बाद में विवेक के हारने की बात की जाती है, मर्यादा के हारने की बात की जाती है। तो इस दृष्टि से देखें तो ये आधुनिक संदर्भों में भी ये जो कथन हैं वो पूरी तरह से लागू होते हैं। अब हम इस आधुनिक संदर्भ के बारे में बात करते हैं। मैंने जैसा बताया कि ये नाटक जो है वो आज़ादी के बाद लिखा गया, जब हम 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई, और उस आज़ादी प्राप्त होने के लगभग 7-8 साल बाद में ये नाटक लिखा गया था। और आज़ादी से पहले 2 साल पहले एक और घटना विश्व पैमाने पर हुई थी, वो था दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से आरंभ हुआ था और लगातार 6 साल चला था। और 6 साल बाद में 1945 में जो फांसीवादी ताकतें हैं उनकी हार के साथ ही यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो इस तरह से जो 6 साल युद्ध चला, उस 6 साल युद्ध की शुरुआत तो हालांकि यूरोप से हुई थी, लेकिन वो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल चुका था। तो इस तरह से ये इसे विश्व युद्ध कहना इस मानने में बहुत महत्वपूर्ण है कि यह युद्ध दरअसल एक या दो देशों के, 2 या 3 देशों के बीच में नहीं, बल्कि बहुत सारे देश इसमें शामिल थे। जैसे उदाहरण के लिए भारत भी की सेना भी कहना चाहिए कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए गई थी, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो कई मोर्चे पर ये लड़ाइयाँ हुई थी, और इसलिए इस दूसरे विश्व युद्ध का बहुत महत्व है। आप जानते हैं कि इस विश्व युद्ध में ऐसा बताया जाता है कि लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 5 करोड़ दोनों पक्षों की तरफ से मिलकर, जिसमें एक तरफ जर्मनी, इटली, स्पेन और जापान जैसे देश थे, और दूसरी तरफ फ्रांस था, इंग्लैंड था, सोवियत संघ था, अमेरिका था। इस तरह से ये देखेंगे आप कि बहुत बड़े पैमाने पर ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंत में 1945 के अगस्त महीने में अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों पर एटम बम डाले थे, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। और इन एटम बम के कारण ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। उनकी लाखों की जनसंख्या जो है वो मर गई थी, या फिर वो ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो गई जिससे कि न केवल उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ा, उनकी संतानों को भी वह भुगतना पड़ा। तो अपने पैमाने पर ये दूसरा विश्व युद्ध था, वो बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। इससे पहले मनुष्य के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया था, और ऐसे विनाशकारी हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए थे जो विनाशकारी हथियार इस दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए। पहली बार अणुबमों का, एटम बम का इस्तेमाल हुआ, जो पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दूसरा विश्व युद्ध जो है वो कहीं न कहीं इस कहना चाहिए कि इस गीति नाट्य के लेखन के पीछे रहा है। आप देखेंगे कि जब युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, जब फांसीवादी सेनाओं को हरा दिया गया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली और मुसोलिनी भी मारा गया जो इटली का शासक था, उसके बावजूद दुनिया में शांति नहीं कायम हुई। एक नए तरह का युद्ध शुरू हुआ और उसे कहा गया शीत युद्ध, कोल्ड वार। और ये शीत युद्ध जो है वो 2 शिविरों में बंटा हुआ था, उस दुनिया के देशों को 2 शिविरों में बांटे हुए था। एक
पूंजीवादी देशों का, साम्राज्यवादी देशों का, जिसका नेतृत्व अब अमेरिका के हाथ में था और जिसमें अ, यूरोप के बहुत सारे देश थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, बेल्जियम था, बहुत सारे देश थे। और दूसरी तरफ समाजवादी शिविर था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ के पास था। और उसके साथ भी सोवियत संघ, ये पूर्वी यूरोप के जो देश थे समाजवादी देश, जिसमें रोमानिया, ये बल्गारिया, हंगरी, ये बहुत सारे पूर्वी यूरोप के देश थे जहाँ पर समाजवादी सरकारें थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दुनिया फिर दो शिविरों में बंट गई थी। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अगर युद्ध फांसीवादी ताकतों और लोकतांत्रिक ताकतों के बीच में हो रहा था, तो शीत युद्ध के दौरान में एक तरफ समाजवादी शिविर था, समाजवादी देश थे, और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी देश थे, और उनके बीच में युद्ध चल रहा था। और ये युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा था बल्कि विचारों से लड़ा जा रहा था। या शीत युद्ध के दौरान समाजवादी देश और साम्राज्यवादी देशों के बीच में हथियारों की टकराहट नहीं हुई, लेकिन अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न दोनों शिविर दुनिया के अन्य देशों पर करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध और उसके विनाशकारी परिणाम, और उसके बाद में शीत युद्ध की परिस्थितियाँ, और ये शीत युद्ध की परिस्थितियाँ कई दशकों तक चलती रही। तो और हमेशा यह खतरा रहा कि कहीं एक नया विश्व युद्ध फिर शुरू ना हो जाए। यह भी कहा गया कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो दुनिया का पूरा विनाश हो जाएगा। कारण यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में जिस तरह के खतरनाक हथियार बने थे, उससे कई गुना ज़्यादा, कई सैकड़ों गुना ज़्यादा हथियार उसके बाद में बनने लगे। न केवल अमेरिका में बल्कि सोवियत संघ में, उसके बाद में चीन में, यूरोप के कई देशों में, और अब तो भारत और पाकिस्तान के पास भी खतरनाक हथियार हैं। तो इस तरह से ये हथियार जो विनाशकारी हथियार हैं, जो मानव जाति को ख़त्म कर सकते हैं, उसका डर भी एक तरह से कहना चाहिए कि कोल्ड वार के दौरान, शीत युद्ध के दौरान बढ़ गया था। तो इस तरह से ये जो आधुनिक संदर्भ है उसका वैश्विक संदर्भ यही है। दूसरा विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ, शीत युद्ध की परिस्थितियाँ, और दुनिया का विभिन्न शिविरों में बंटना, भयानक हथियारों का बनाया जाना, और हथियारों के जखीरे जो हैं दुनिया में बहुत बढ़ गए थे, और जिसके कारण एक नए विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। जहाँ तक भारत का सवाल है, इस नाटक के पीछे भारतीय परिस्थितियाँ भी थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो न केवल हमें आज़ादी मिली थी बल्कि देश का बंटवारा भी हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान के रूप में और हिंदुस्तान के रूप में। और इस बंटवारे के समय जो जनता का हिंदुस्तान से बहुत बड़ी आबादी में लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से बहुत बड़ी आबादी में लोग हिंदुस्तान आए, और ये जो आना जाना है, इस दौरान में जो दंगे फसाद हुए, जो लोग उजड़े, उसके कारण बहुत भारी नुकसान हुआ। यह भी मानव इतिहास में इतने लोग, बताया जाता है कि लगभग 75 लाख लोग जो है एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ा। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान में हुआ 1947 में, जब देश का बंटवारा हुआ और देश को आज़ादी मिली। इस आज़ादी के बाद में यहाँ पर जो नई सरकार बनी और उसने जो विकास का रास्ता अपनाया, उस विकास के रास्ते पर देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन ऐसे लोग भी थे, बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा था जो मानता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत संतोषप्रद नहीं है। नेहरू सरकार के प्रति बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा जो था वो काफ़ी आलोचनात्मक था, बहुत ही क्रिटिकल था उसके प्रति। और ऐसे बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे उन पर शीत युद्ध का प्रभाव भी था।
आप देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान जैसा मैंने बताया कि एक तरफ साम्राज्यवादी देश थे तो दूसरी तरफ समाजवादी देश भी थे, लेकिन भारत जैसे देश भी थे जो न साम्राज्यवादी देश के साथ थे न समाजवादी देश के साथ थे। लेकिन भारत में बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा जो था उनका ये मानना था कि भारत को समाजवादी शिविर के साथ होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक बुद्धिजीवियों का एक दूसरा हिस्सा था जो मानता था कि भारत को साम्राज्यवादी शिविर यानी अमेरिका के साथ होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो तटस्थता की नीति थी, न्यूट्रल रहने की जो नीति थी हिंदुस्तान की, उसे बुद्धिजीवियों के कुछ हिस्से जो है पसंद नहीं करते थे और उन्हें लगता था कि भारत को तटस्थता छोड़कर किसी एक पक्ष के साथ जुड़ना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कि उस समय भारत जिस मार्ग पर चल रहा था उस मार्ग को लेकर भी काफ़ी भ्रम की स्थिति थी। बहुत सारे लोग मानते थे कि ये प्रगतिशीलता का रास्ता है, लेकिन बहुत सारे ये मानते थे कि ये प्रगतिशीलता का रास्ता नहीं है। जो वामपंथी थे उनका मानना था कि नेहरू सरकार जो है वो वामपंथ के रास्ते पर यानी कि जनता के पक्ष में आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो वामपंथ के विरोधी थे उनका मानना था कि नेहरू सरकार जो है वो समाजवाद की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरह से भारत की राज्य सत्ता को लेकर भी जनता के बीच में बहुत मतभेद थे, और ये मतभेद भी एक तरह से आप देखेंगे कि इसमें इस नाटक में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता है। धर्मवीर भारती जो है उनकी समझ जो है वो वामपंथियों के साथ नहीं थी, और इस रूप में आप देखेंगे कि वामपंथियों के साथ नहीं थी बल्कि वो वामपंथ विरोधी लेखक के रूप में पहचाने जाते थे, और उनकी पहचान एक आधुनिक लेखक के रूप में थी, और इस नाटक पर भी उसका प्रभाव है। कोल्ड वार की जो शीत युद्ध की राजनीति थी उस शीत युद्ध की राजनीति का प्रभाव भी उन पर था। तो इस तरह से वो कैसे था उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन मुख्य चीज़ यह है कि उस समय की जो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव इस दौर के लेखन पर दिखाई देता है। न केवल अंधाई युग पर दिखाई देता है बल्कि और भी उस समय जो रचनाएं हुई उस पर भी हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अंधाई युग का यह जो आधुनिक संदर्भ है ये किस तरह से अंधाई युग में अभिव्यक्त हुआ है। हम ये जो आधुनिक संदर्भ जिसकी चर्चा मैंने अभी आपके सामने की है विस्तार से, ये आधुनिक संदर्भ किस तरह से इस नाटक में व्यक्त हुआ है, अब हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। कथा तो महाभारत की है और निश्चित रूप से यहाँ पर भी दो पक्ष है। जिस तरह से आप देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध में भी दो पक्ष थे, एक फांसीवादियों का पक्ष था, एक साम्राज्यवादियों का पक्ष था, यानी कि एक वे देश जो लोकतंत्र में विश्वास करते थे और दूसरे वे देश जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। जर्मनी, जापान और इटली दरअसल उस विचारधारा के थे जो ये मानती थी कि कुछ खास तरह के लोगों को, कुछ खास तरह की नस्ल को, जाति के लोगों को ही राज करने का अधिकार है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये फासिस्ट ताकतें जो थी वो अपना उनमें एक प्रवृत्ति ये थी कि वो आस पड़ोस के देशों को अपने कब्जे में करके अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। तो साम्राज्य तो जहाँ तक सवाल है इंग्लैंड का, वो भी बढ़ा रहा था। भारत एक उसका उपनिवेश था और दुनिया के बहुत सारे देश उसके उपनिवेश थे। इसी तरह से फ्रांस के बहुत सारे उपनिवेश थे और यूरोप के बहुत सारे देशों ने इस तरह से एशिया और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। लेकिन यह जो दूसरा विश्व युद्ध है, यह एक तरह से जो साम्राज्यवादी देश थे उनके बीच में ये संघर्ष हो रहा था अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, और वो जो प्रभाव बढ़ाने की कोशिश हो रही थी उसका नतीजा भी दूसरा विश्व युद्ध था। लेकिन इसका एक कोण ये भी था कि 1917 में
जो सोवियत क्रांति हुई, उस सोवियत क्रांति के बाद में एक तरह से दुनिया में एक नया दृष्टिकोण पैदा हुआ, एक नया शिविर पैदा हुआ, एक नई तरह की राज्य व्यवस्था सामने आई जो समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। और यह समाजवादी व्यवस्था जो थी, इसने दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड, अमेरिका आदि की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि जर्मनी के हिटलर ने रूस पर भी हमला बोल दिया था। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो संघर्ष हुआ, जो तनातनी हुई, जिसे कोल्ड वार कहते हैं, वो समाजवादी और साम्राज्यवादी देशों के बीच में हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस चीज़ की अभिव्यक्ति किस रूप में हुई है। महाभारत की कथा पर आधारित इस अंधाई युग नाटक में, अंधाई युग नाटक में आप देखेंगे कि दो ताकतें हैं, एक कौरव है और एक पांडव है, और इनके बीच में युद्ध किस बात के लिए हो रहा है? युद्ध इस बात के लिए हो रहा है कि कौरवों ने एक तरह से पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार कर रखा है, और पांडव चाहते हैं उस पर उसमें से कुछ हिस्सा, वो ये चाहते हैं कि उनको भी राज्य में हिस्सा मिले, क्योंकि वो मानते हैं कि इस राज्य में वास्तविक अधिकार हमारा है, जिसे कौरवों ने जबरन अपने अधिकार में ले रखा है। तो इस तरह से कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। तो ये कौरव और पांडव क्या हो गए? एक तरह से ये कौरव और पांडव आधुनिक संदर्भ में हम उसे फांसीवादी और पूंजीवादी ताकतों के बीच का युद्ध भी मान सकते हैं, और दूसरी तरफ उसे समाजवादी और साम्राज्यवादी देशों के बीच का युद्ध भी मान सकते हैं। तो ये जो दो शिविर है, वो प्रतीकात्मक रूप में कौरव और पांडव इन दो शिविरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि इसमें और भी बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि युद्ध तो होता है, लेकिन युद्ध में विजय भी होती है पांडवों की, लेकिन विजय होने के बावजूद विनाश बहुत होता है, और वो विनाश जो है दोनों पक्षों का होता है। जैसे उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध में हार तो होती है फांसीवादी ताकतों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ लोग फांसीवादी शिविर के लोग मारे गए थे, नहीं। उनमें जो दूसरा शिविर था, दूसरा पक्ष था, उसके भी बहुत लोग मारे गए थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि सोवियत संघ के करीबन 2-2.5 करोड़ लोग उसमें युद्ध में मारे गए थे, क्योंकि युद्ध में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो एक तरह से सोवियत संघ को हुआ था। सोवियत संघ ने ही यूरोप में से फांसीवादी ताकतों को, हिटलर की सेनाओं को पीछे धकेला था, और बर्लिन तक लाल सेना, सोवियत संघ की लाल सेना वहाँ तक पहुँच गई थी। तो लेकिन उसके लिए उन्हें काफ़ी बड़ा बलिदान देना पड़ा था। तो विनाश दोनों तरफ से हुआ। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि आप बिल्कुल युद्ध के अंतिम चरण में जब फांसीवादी ताकतें लगभग पराजय की मंजिल तक पहुंच गई थी और हथियार डालना शुरू कर दिया था, उस समय अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम डाले, और उस बम ने बहुत भयानक विनाश किया। इसकी अभिव्यक्ति आप देखेंगे कि इस कविता में भी हुई है। जैसे मैं आपको चौथे अंक में व्यास का एक कथन सुनाता हूँ। व्यास, वेद व्यास, जैसा मैंने बताया है पहले भी, कि महाभारत का लेखन जो है ये माना जाता है कि वेद व्यास ने किया था। तो वेद व्यास कहते हैं गांधारी को कि पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन वह। गेहूं की बाली में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। आप देखेंगे कि इन पंक्तियों में युद्ध के विनाश का वर्णन है, लेकिन यह उस एटम बम के प्रभाव को भी दर्शाता है। आप जानते हैं कि जब किसी जगह पर एटम बम डाला जाता है तो बहुत भयंकर
ज्वाला पैदा होती है। ज्वाला का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर उठ जाता है और जिसमें सब कुछ गल जाता है। अब मनुष्य मर जाते हैं, मनुष्य का शरीर गल जाता है, वनस्पतियाँ गल जाती है, पेड़ पौधे गल जाते हैं, वो जल जाते हैं, तो नदियाँ सूख जाती हैं, तो भयंकर विनाश होता है। और ये विनाश केवल जब बम डाला जाता है तब तक ही सीमित नहीं होता है, वो भविष्य तक के लिए होता है, बाद में भी उसका प्रभाव बना रहता है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका असर होता है। तो ये जो हथियार हैं, ये हथियार इस नाटक में ब्रह्मास्त्र के रूप में उसका वर्णन किया गया है, जिसको कि अश्वत्थामा छोड़ता है पांडवों को नष्ट करने के लिए। तो एक तरह से ये हथियारों का जो इस्तेमाल है, भयंकर हथियारों का जो कहना चाहिए कि महाविनाशकारी जो हथियार है, उसका संकेत जो है वो वास्तव में इस दूसरे विश्व युद्ध से ही हासिल हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये दूसरा विश्व युद्ध जो है वो इस विनाश के संदर्भ में कि जय पराजय अपनी जगह है, लेकिन जो नुकसान हुआ वो नुकसान दोनों पक्षों का हुआ। इस युद्ध में भी पांडवों का भी नुकसान हुआ और कौरवों का भी नुकसान हुआ। यह सही है कि लगभग सभी कौरव मारे गए थे, युयुत्सु को छोड़कर कोई नहीं बचा था, लेकिन पांडवों में भी पांडव ही बचे थे। पांडवों की भी पूरी सेना जो है एक तरह से खत्म हो गई थी और ऐसा कुछ नहीं बचा था जिससे कि यह कहा जा सके कि उनकी सचमुच में जीत हुई है। वो जीत काफ़ी हद तक सांकेतिक थी। दूसरा प्रश्न जो है वो दूसरे विश्व युद्ध का इस संदर्भ में भी है कि ये इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि फांसीवादी ताकतें ज़्यादा खतरनाक थी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि फांसीवादी ताकतें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि यूरोप के जो दूसरे देश जो फांसीवादी ताकतों का मुकाबला कर रहे थे, वो भी ऐसे ही विस्तारवादी थे। यह सही है कि वो नस्लवादी नहीं थे, वो रंग भेद नहीं करते थे, लेकिन उत्पीड़न और शोषण तो उनकी राजसत्ता का भी मंत्र था, वो आधार उनका भी था। पूंजीवादी थे और इसलिए जनता का उत्पीड़न उनके द्वारा भी होता था। तो इसलिए इस नाटक में जो ये प्रश्न उठाया गया है कि सत्य किधर था, दावा ये जरूर किया गया कि सत्य उधर था जो फांसीवादी ताकतों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि सत्य उधर भी नहीं था, दोनों तरफ जो है असत्य ही था। और इसलिए युयुत्सु जैसे लोग जिन्होंने कि उसका पक्ष लिया था, पांडवों का पक्ष लिया था, यह सोचकर कि वे सत्य पर है, लेकिन युद्ध में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसमें कि दोनों पक्षों की तरफ से अधर्म का और असत्य का इस्तेमाल किया गया। दूसरे विश्व युद्ध में भी आप देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध में भी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी लगातार दोनों पक्षों के द्वारा, चाहे वो फांसीवादी ताकतें हों और साम्राज्यवादी ताकतें हों, चाहे बाद में साम्राज्यवादी ताकतें हों और समाजवादी ताकतें हों, समाजवादी ताकतों से तो ये विश्वास किया जाता है कि वो युद्धों की विरोधी होगी, वो युद्ध नहीं करेंगी, लेकिन देखा यही गया कि पूरे शीत युद्ध के दौरान में सोवियत संघ ने भी उन विनाशकारी हथियारों का जखीरा बढ़ाते चले गए। एटम बम बनाया उन्होंने और एक तरह से कहना चाहिए कि अपनी जनता को जो लोकतांत्रिक अधिकार उन्हें देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, जबकि समाजवादी देशों से ही अपेक्षा की जाती है कि वो ज़्यादा लोकतांत्रिक, ज़्यादा समानता वाला शासन होगा। फिर तीसरी चीज़ जो है वो है प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, जो अश्वत्थामा के माध्यम से हमारे सामने आती है। आप देखेंगे कि ये प्रतिशोध और प्रतिहिंसा की जो भावना है ये मानव जाति के साथ में हमेशा लगी रही है और ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि इस प्रतिशोध और प्रतिहिंसा की भावना से कैसे मुक्ति मिले। हमें महाभारत में ये देखने को मिलता है और आधुनिक युग में भी देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमागों में डाल दी गई है
जिसके माध्यम से हमें कहा जाता है कि ये हमारा शत्रु है, यह हमारा मित्र है। हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना डाली जाती है, उस राष्ट्रवाद की भावना के कारण हम किसी को शत्रु समझते हैं और किसी को अपना मित्र समझते हैं, और जिन्हें शत्रु समझते हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना, उनकी हत्या करना, उन्हें मार डालना, उन युद्ध के अंदर, वो एक तरह से धर्म युद्ध समझा जाता है और इसे राष्ट्रभक्ति समझा जाता है। तो अंधा युग में ये प्रश्न भी उठाए गए हैं कि वास्तव में ये जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं मनुष्य को कहाँ ले जाएगी? क्या वास्तव में इन धारणाओं से मनुष्य की प्रगति होगी? क्या इन धारणाओं से मानव जाति की सुरक्षा होगी? क्या इन धारणाओं से धर्म और सत्य की विजय होगी? उनका कहना है कि धर्मवीर भारती ने जो इसमें कहा है कि नहीं, इसके द्वारा किसी भी तरह से मानव जाति का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें वे बार बार इस बात पर बल देते हैं कि ये अंधों की संस्कृति है, अंधों की संस्कृति है। और अंधों की संस्कृति क्यों है? क्योंकि यहाँ विवेक नहीं है, यहाँ समझदारी नहीं है, यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ धर्म नहीं है। धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब है कि मनुष्य के वे बड़े मूल्य जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, उन सब का अभाव है। और यह अभाव उन्हें धर्मवीर भारती को आज आधुनिक युग में भी दिखाई देता है। लेकिन उसके कारण क्या हैं? वो क्यों ऐसी दुनिया बन गई है? क्यों दुनिया जो है बारूद के ढेर पर बैठी हुई है? ये एक विचार का विषय है। और ऐसे में उन्हें यह लगता है कि किस तरह से इस दुनिया में शांति, सद्भाव, सौहार्द कायम किया जाए। यह सबसे बड़ा सवाल है। अंधा युग इसी का संदेश देता है।